हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव और आज की जो वीडियो है ये Q&A वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, उसके मैं आंसर देने वाला हूं आपको। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, जो भी रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, मैंने वो वाले क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिए। हो सकता है इसमें आप जो क्वेश्चन पूछा हो वो वाला क्वेश्चन शायद ना हो, लेकिन आगे आने वाली Q&A वीडियोज में जरूर वो वाले क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन जो ये वाले क्वेश्चंस है इनके आंसर देने के बाद आपको काफी सारे डाउट्स जो है अपने क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार काफी टाइम से ना हमने Q&A वीडियो बनाई नहीं थी और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते, मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन कई बार मैसेजेस के रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो एक Q&A वीडियो में कुछ ऐसे रिपीटेडली जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन स्किल्ड वर्कर अदर देन केयर वर्कर्स ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स। तो अभी जैसा आपको पता है यार, अभी कुछ रिसेंटली चेंजेस हुए हैं केयर वर्कर वीजा पे और स्किल्ड वर्कर वीजा की सैलरी पे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि स्किल्ड वर्कर वीजा वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो कभी भी अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। जो केयर होम डिपेंडेंट्स है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, जो भी उसकी टाइमलाइन है आगे आने वाले टाइम पे वो नहीं ला पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे है वो यहाँ पे ला सकते हैं। और उनकी स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर सिर्फ एक सैलरी थ्रेशोल्ड लगाया है, तो उनकी जो सैलरी है वो 38,700 होनी चाहिए। जो लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, न्यू एप्लीकेंट्स, तो स्किल्ड वर्कर वीजा है वो डिपेंडेंट्स को कभी भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था यस, आप कभी भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे ला सकते हो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, दो लोगों के लिए एक रूम का रेंट कितना लगता है पर मंथ का। तो दो लोगों के लिए यार देखो, ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि कितना रेंट लगता है। यहाँ पर हर टाइप की एकोमोडेशन होती है, शेयर्ड एकोमोडेशन भी होती है। एक अपार्टमेंट में आप एक रूम लेके रह रहे हो, प्राइवेट और किचन बाथरूम वगैरह शेयर कर रहे हो, या फिर आप अलग से प्राइवेटली एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, या फिर आप कौन सी सिटी में ढूंढ रहे हो, इनसाइड लंदन है, आउटसाइड लंदन है। एक सिटी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे नहीं दे पाऊंगा। आपको सबसे बेटर यही रहेगा कि राइट मूव, जूपला, स्पेयर रूम, ओपन रेंट, ऐसी वेबसाइट जो होती है, इन वेबसाइट पे जाके आप चेक करो कि आपके जो लोकेशन है उसके अराउंड कौन सी एकोमोडेशन अवेलेबल है। वहां पे फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स लगाओ कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए, हाउस चाहिए। तो वहां पे आप फिल्टर लगा के देख सकते हो कि कितना रेंट वहां पे आ रहा है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप उस एरिया में जाते हो रहने के लिए तो आपको इतना रेंट जो है वो अप्रॉक्स देना पड़ेगा। रेंट के अलावा आपको वहां पे काउंसिल टैक्स देना पड़ सकता है या और भी चीजें हो सकती हैं, और बिल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं होते, कई बार बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये चीजें आप वहां पे देख सकते हो कि कौन सी टाइप की एकोमोडेशन अवेलेबल है और किस टाइप के रेंट आपको, कितना रेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं इंडिया वापस जा सकता हूं, मेरा PSW है और 3 मंथ का वीजा वैलिडिटी है ओनली। यार देखो, जब आपकी लिमिटेड वैलिडिटी रहती है ना एंड में, तो आप अगर अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, यूके से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, अगर तो वो नॉन एमरजेंसी है तो आप अवॉइड करो। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अवॉइड ही करो अगर इमरजेंसी नहीं है। और अगर इमरजेंसी है भी तो आप जा सकते हो, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है जब तक आपका वीजा वैलिड है। उससे पहले पहले जब आप आ जाते हो वापस, हो सकता है आपसे क्वेश्चन वो पूछे कि आपकी वीजा वैलिडिटी ये है और आप क्या करने गए थे वहां पे, क्या रीजन था जाने का। तो आपको उनको बस आंसर देना पड़ेगा कि आपका जो भी रीजन था आपका जाने का, जब तक आपकी वीजा वैलिडिटी है वो आपको रोक नहीं सकते हैं यूके एंटर करने से। तो आप जरूर जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक विल गिव होम लोन फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा पीपल इन द यूके। तो होम लोन के लिए यार मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे कैसे होम लोन ले सकते हो, कैसे आप घर ले सकते हो यहाँ पे। तो कौन से बैंक देते हैं, कौन से बैंक नहीं देते हैं, देखो मैं कोई क्वालिफाइड यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, तो मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन कौन से बैंक्स होते हैं। हाँ, थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ, जैसे कि हैलिफैक्स हो गया, स्किप्टन बिल्डिंग सोसाइटी हो गया, या ये एक दो जो बैंक है इनके जो रूल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड हैं बाकी अदर बैंक से। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो और अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर और मिनिमम जो स्किल्ड वर्कर वीजा की आपकी वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 2 इयर्स की है, तो यस, आपको जो है डिपॉजिट यहाँ पे 10% डिपॉजिट पे आप अपना घर जो है वो ले सकते हो और आपको मॉर्गेज भी मिल सकती है। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ के किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मीटिंग बुक करो, उसको अपनी सिचुएशन बताओ कि आप कौन से वीजा पे हो, क्या स्टेटस है, कितना टाइम रहता है, आपकी सैलरी कितनी है और आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी बनती है। तो वो आपको प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करके बताएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए इस वाले बैंक के थ्रू अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ये वाला मॉर्गेज जो है वो ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ फीस देनी होती है जब आप वीजा पे होते, जैसे कि 999 पाउंड आपकी एक प्रोडक्ट फीस होती है, तो उस पर आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा।
या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है आपको वो चेक करना पड़ेगा फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। तो वहां से आप चेक कर सकते हो और वही आपको अच्छे से बता सकता है। तो अपने नियरेस्ट एस्टेट एजेंट जो होते हैं उनके साथ मीटिंग बुक करो, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो आपको बताएंगे सारी चीजें। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे होम लोन लेने का। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गिफ्ट मनी से रिलेटेड है। प्लानिंग टू गेट 50K फ्रॉम माई यूके फ्रेंड एंड 20K फ्रॉम माई फ्रेंड टू बाय फर्स्ट होम इन द यूके। तो एक चीज होती है, जब आप यहाँ पे घर लेते हो ना तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है पहले। तो डिपॉजिट यहाँ पे आप सेव करके अरेंज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे गिफ्ट मनी अलाउड है कि मान लो आपके पेरेंट्स के पास पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड के पास पैसे पड़े हुए हैं, वो आपको अगर देना चाहे पैसे गिफ्ट के तौर पे तो आप उनसे ले सकते हो। तो यही क्वेश्चन है कि मैं 50,000 पाउंड या रुपीज, जो भी रुपीज लिखा नहीं है इसने, तो 50,000 और 20,000 पेरेंट्स से ले सकता हूँ और फ्रेंड से ले सकता हूँ। यस, यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज दे कैन प्रोवाइड अ रिटन कॉन्फर्मेशन कि जो वो पैसे आपको दे रहे हैं वो वापस लेने की उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो आपसे वापस लेंगे कल को फ्यूचर में। तो ये आपको रिटर्न में कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ती है। अगर आप ओवरसीज से पैसे मंगवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूके में हो, आप इंडिया से पैसे मंगवा सकते हो अपने पेरेंट्स के थ्रू, तो पेरेंट्स आपको पैसे दे सकते हैं गिफ्ट मनी डिपॉजिट के लिए, यहाँ पे अरेंज करने के लिए, हाउस बाय करने के लिए, लेकिन उनको भी रिटर्न में कॉन्फर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ ये जो पैसे हम दे रहे हैं अपने बच्चों को ये हम वापस नहीं लेंगे, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है वापस लेने की। दूसरा, यहाँ पे एज लॉन्ग एज अगर वो गिफ्ट मनी है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। gov.uk की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, जब तक कि आप यहाँ पे वो पैसे अपने बैंक में रखोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पैसे आप डिपॉजिट के लिए यूज कर रहे हो घर खरीदने के लिए तो आपको टैक्स नहीं देना, एज फार एज आई नो। बट यू शुड ऑलवेज चेक विद अ क्वालिफाइड सीए। टैक्स के बारे में जो भी चीजें होती है क्वालिफाइड सीए से ही चेक करो। लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कोई भी जो गिफ्ट मनी है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यस, यू कैन आस्क योर फ्रेंड और योर पेरेंट्स, वो आपको पैसे देना चाहे तो दे सकते हैं। रिटर्न कॉन्फर्मेशन वगैरह लगेगा, वो सारी चीजें आप फाइनेंशियल एडवाइजर और मॉर्गेज ब्रोकर के साथ ही चेक कर सकते हो कि क्या फॉर्मेट क्या होता है उसका और क्या चीजें होती है। वो हमने कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, वो है बैंक मॉर्गेज। अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन ना थोड़े हाउस से रिलेटेड है, उसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। पहले अगला जो क्वेश्चन है वो है बैंक मॉर्गेज एडवाइजर बेस्ट है या फिर आउटसाइड मॉर्गेज पीपल आर बेस्ट। तो यार देखो, बैंक के पास भी होते हैं मॉर्गेज एडवाइजर और बाहर भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। हमारा जनरली हमने जो भी किया वो बाहर से ही किया है, कोई बैंक के थ्रू नहीं था और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बेस्ट मॉर्गेज एडवाइजर नियर मी करके आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, या जो एस्टेट एजेंट्स हैं उनके पास भी होते हैं मॉर्गेज एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उनके थ्रू भी जा सकते हो। देखो यार, हर मॉर्गेज एडवाइजर ना जनरली आपको सेम तरह की इंफॉर्मेशन देगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी चेक करके प्रोडक्ट्स बताएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जो टूल्स होते हैं वो भी सिमिलर टाइप के ही होते हैं, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो भी सिमिलर ही आएगी। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के साथ भी जा सकते हो एज लॉन्ग एज जो जहाँ पे कम पैसे लगे। कई बार क्या होता है, मोस्टली फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो फ्री में एडवाइस करते हैं आपको, क्योंकि जब आप घर लेते हो तो उनको कमीशन मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉर्गेज एडवाइजर आपसे स्टार्टिंग में 500-600 पाउंड लेंगे और फिर ये बोलेंगे लाइफ टाइम के लिए है। कल को आप घर चेंज करते हो तो रीमॉर्गेज करवाते हो, घर की रीमॉर्गेज करवाते हो या फिर घर चेंज करते हो, तो भी आप सेम फाइनेंशियल एडवाइजर या मॉर्गेज ब्रोकर के पास जा सकते हो और आपको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे भी होते हैं। तो हमने एक बार जो है वो 500 पाउंड दिए थे स्टार्टिंग में जब घर लिया था, और रीमॉर्गेज जब करवाई थी तो हमने कोई पैसे नहीं दिए। तो इसलिए फ्री वाले भी अवेलेबल है और पेड वाले भी अवेलेबल है, तो दोनों ही सही है। और फ्री वाले से भी आप काम करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई स्कैम ऐसा नहीं है, एज लॉन्ग एज के उसके रिव्यूज अच्छे हैं और रेप्यूटेड कंपनी हो कोई, तो ये चेक कर लेना ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है, अनस्किल्ड जॉब्स अवेलेबल हैं क्या यूके में? यार अनस्किल्ड यहाँ पे क्या, कोई अनस्किल्ड ऐसा नहीं होता। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और ये सब चीजें भी होती है ना, ये भी स्किल्ड में ही आती है। बट हाँ, स्किल्ड वैसी वाली स्किल्ड नहीं है जिसपे स्किल्ड वर्कर वीजा आपको मिल जाए। तो अनस्किल्ड जॉब के लिए या तो आपको यूके में ऑलरेडी होना पड़ेगा, क्योंकि उस पर वीजा तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप डिपेंडेंट वीजा पे हो यहाँ पे, तो आप कोई भी स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट पे हो तो आप यहाँ पे कोई भी जॉब कर सकते हो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन का काम, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हो। और लेकिन अगर आप ये सोचो कि अनस्किल्ड जॉब के थ्रू मैं यूके में एंट्री कर दूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। वो सिर्फ स्किल्ड जो जॉब होती है उन्हीं पे ही वीजा मिलता है, और आजकल तो स्किल्ड वालों को भी यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए अनस्किल्ड ऐसी कोई जॉब अवेलेबल है नहीं यहाँ, कोई ऐसी कोई लेबर वाली जॉब नहीं होती। यूके में बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि अनस्किल्ड जॉब पे मैं आ जाऊंगा यूके में, तो ऐसा नहीं होता है। स्किल्ड की मार्केट है यहाँ पे, और स्किल्ड लोगों को भी बहुत रेयरली यहाँ पे जॉब मिल रही है, बहुत कॉम्पिटिशन हो चुका है।
तो इसलिए अनस्किल्ड तो मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब ऐसी अवेलेबल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इज इट वर्थ टू कम टू यूके एज अ स्टूडेंट बिकॉज स्पॉन्सर जॉब रिक्वायरमेंट इज गोइंग 38,000 पाउंड सिंस अप्रैल। तो अप्रैल से देखो, अगर 38,000 पाउंड रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो न्यू स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेंट की हो रही है। और यहाँ पर अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो, कल को ये बोले कि देखो अभी ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुई पड़ी है कि स्टूडेंट को 38,000 चाहिए या नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट आते हैं न्यू एंट्रेंट रूल में। न्यू एंट्रेंट रूल का मतलब है कि रिसेंटली ग्रेजुएट है तो उनको वो सैलरी नहीं रिक्वायरमेंट होती 38,000 वाली। वो सिर्फ उन्हीं की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं एज अ न्यू एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पे पढ़ाई करना आना चाहो आ सकते हो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ की जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आओगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आओगे या फ्रेशर आओगे, यहाँ पे पढ़ाई करोगे, साथ में स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो इसलिए सोच समझ के आना। कैन आई चेंज माई विजिट वीजा टू वर्क परमिट वीजा? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, विजिट वीजा जो है वो वर्क परमिट में चेंज नहीं हो सकता है। ये इलीगल तरीके होते हैं और एंड वी नेवर रिकमेंड एनी ऑफ द इलीगल एक्टिविटी इन द यूके। आप यहाँ पे आओ, हमेशा लीगल तरीके से आओ। विजिट वीजा पे आके आपको एनआई नंबर नहीं मिलता जो कि रिक्वायर्ड होता है जॉब करने के लिए। एनआई का मतलब है नेशनल इंश्योरेंस, वो आपको नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर आपको जॉब पे रख नहीं सकते। तो इसलिए विजिट वीजा जो है वो वर्क परमिट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। केयर वर्कर वीजा पर कैन वी बाय होम? यस, केयर वर्कर वीजा पे भी आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो। और केयर वर्कर पे भी आई थिंक 5 साल आप रहोगे उस वीजा के ऊपर, तो आपको यहाँ पे पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आईएलआर के लिए। तो केयर वर्कर की भी कोई ऐसी वो नहीं है, आप घर यहाँ पे खरीद सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड स्पाउस वीजा? यार देखो, दोनों सिमिलर आपको लगते होंगे कि डिपेंडेंट वीजा और स्पाउस वीजा सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब है आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, या तो वो किड्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट वीजा आप तब लगवाते हो जब आप एज एन एप्लीकेंट यहाँ पे या तो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ रहे हो, या केयर वर्कर वीजा पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो। तब इन केसेस में वो उसको डिपेंडेंट बोला जाता है, जब आप फैमिली को बाहर से यहाँ पे बुलाते हो। लेकिन स्पाउस वीजा उसको बोला जाता है जब जो बंदा यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है, कोई यहाँ पे सेटल्ड है, तो वो अपने पार्टनर को आउटसाइड ऑफ यूके बुलाना चाहता है, तो उसको वो स्पाउस वीजा बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हो, मेन एप्लीकेंट, या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे हो या किसी भी टाइप के वीजा पे हो, तो अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो तो उसको डिपेंडेंट वीजा बोला जाता है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। अगला है, जॉब करने वालों को भी भरना होता है इनकम टैक्स 100K से ज्यादा हो तो? 100K से कम सैलरी हो आपको यहाँ पर, तो आपको कोई भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। वो ऑटोमेटिकली पेई के थ्रू जो है वो डिडक्ट हो जाता है अगर 100K से कम की सैलरी है आपकी। बट अगर 100K से ऊपर की सैलरी है तो यस, आपको सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरना होता है। वो आप गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाके आप वहां से सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर सकते हो, रिक्वायरमेंट भी सारी चेक कर सकते हो। जितनी भी उसके ऊपर की सैलरी होगी उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होती है। डोंट कोट मी ऑन दैट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप gov.uk की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। अगर 100K से ऊपर की सैलरी है आपकी तो इनकम टैक्स हो सकता है आपको भरना पड़ जाए, और ये लिखा भी हुआ है gov.uk के ऊपर। बट अगर उससे नीचे है सैलरी तो आपको नहीं भरना होता है। यूके में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? अगला क्वेश्चन ये है। काफी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस लास्ट रखते हैं और अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट Q&A में करेंगे। तो यूके में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो ये वीडियो मैंने डिटेल में भी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ही कम है। अगर आप यहाँ पे टैक्स बचाना चाहते हो तो टैक्स फ्री अलाउंस आपको मिलती है 20,000 पाउंड पर ईयर की, तो वो आप आईसा अकाउंट में डाल सकते हो, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में। उसमें एज अ कैश आईसा भी डाल सकते हो, स्टॉक्स एंड शेयर आईसा जो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड होती है, या लाइफ टाइम आईसा भी कर सकते हो, और इनोवेटिव फाइनेंस आईसा भी कर सकते हो। तो चारों को मिला के आप 20,000 तक की लिमिट है, उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होएगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो अदर एप्स होती है उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ईटीएफ्स खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही तरीके हैं यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, और कोई तरीका नहीं है। इंडिया में और तरीके होंगे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप इंडेक्स फंड्स वगैरह ले सकते हो, ETF खरीद सकते हो, ये सब चीजें हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में कर सकते हो इन्वेस्ट। तो इससे अलावा और कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जो मुझे पता हो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अपने डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हो, इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको,
तो वो वाले क्वेश्चन मैं सबसे टॉप पे रखूंगा कि जो भी अगली Q&A वीडियो बनानी है वो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने क्वेश्चन जरूर पूछना कि भाई आपके क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट्स है, ताकि मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन को सबसे टॉप पे रखूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।